इज मालिक। तो गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक ये पर्टिकुलर सेशन या ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन होने वाला है वो यहाँ पर चैप्टर 1 का रिवीजन होने वाला है और उसके साथ में चैप्टर 1 के क्वेश्चन बैंक में वॉल्यूम 2 जो है उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे और यही सीरीज अपनी आगे चलती रहेगी मालिक। तो सबसे पहले बात करें चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 आपका लाता है क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल की कहानी की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल में अपने पास जो देखने लायक कॉन्सेप्ट है वो है आपके दो कॉन्सेप्ट। वन इज क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड विच इज रिलेटेड टू SQC1 एंड SA220 और दूसरे रिव्यू के बारे में दिया है जहां पर अपने पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू और नेफ्रा के बारे में पढ़ा था मालिक। ओके, यहां पर होने के बाद सबसे पहला पॉइंट है SQC1। सर SQC1 में अपने क्या चीजें पढ़ी? SQC1 में अपने लेहम करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपको याद होगा लेहम में लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग वाले कॉन्सेप्ट आए थे। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी अपन देखेंगे तो दो चीजें अपन समझेंगे, जहां पर एक पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे बेसिक पॉइंट जो पॉलिसी प्रोसेसर के रिलेटेड होगा और एक कॉन्सेप्ट जहां पर क्वालिटी इज ग्रेटर देन बिजनेस अपन ये डिस्कस करेंगे, जहां पर क्वालिटी शुड बी मोर एम्फसाइज मोर देन बिजनेस एलिमेंट। बेसिक में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि भाई यार SQC1 रिक्वायर CA फर्म शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और ये पॉलिसी प्रोसेस की वजह से क्या होगा, एक इंटरनल कल्चर होगा जो रिकॉग्नाइज करेगा क्वालिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉलिसी प्रोसेस होनी चाहिए जिसके अंदर इंटरनल कल्चर ऐसा होना चाहिए जहां पर क्वालिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट। सेकंड, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ये किसकी होगी? CEO और मैनेजिंग पार्टनर की। CEO और मैनेजिंग पार्टनर क्या कौन से होने चाहिए? एक्सपीरियंस होने चाहिए, एबिलिटी वाले होने चाहिए जो रिस्पांसिबिलिटी ले सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडरशिप शुड बी एनकरेज ओके बेस्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। यानी लीडरशिप जो भी रहेंगे वो एनकरेज क्या करना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल को एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, क्या क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर स्टैंडर्ड आपको समझाता है, SQC1 समझाता है क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस। इसीलिए याद रखना, बिजनेस स्ट्रेटजी जो भी आप बनाओ इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट, इट शुड बी सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग ओवर क्वालिटी कंट्रोल। यानी आपकी कितनी भी बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन होने दो लेकिन वो क्वालिटी कंट्रोल को ओवरराइड नहीं करनी चाहिए। याद रखना क्वालिटी कंट्रोल इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड याद रखना इट इज नॉट निगोशिएबल। इसके लिए आपने क्या करना चाहिए? इसके लिए आपने तीन चीजें एंश्योर करनी चाहिए। पहला पॉइंट, देयर इज मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी ओके व्हिच नीड टू बी एंश्योर्ड। कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट एम्फसाइज मोर देन क्वालिटी। यानी अगर आपको पैसा ज्यादा मिल रहा होगा तो आपने क्वालिटी से ज्यादा उसको कंसीडर करना नहीं चाहिए, आपने एंश्योर करना चाहिए क्वालिटी है कि नहीं उस ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में, परफॉर्म ऑडिट हो या एंगेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो कि नहीं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कंपनसेशन एंड प्रमोशन जो भी करना चाहिए किसी का भी ओके इट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी कंप्लायंसेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स होनी चाहिए जिसकी वजह से ओके आप डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट कर रहे हो क्वालिटी ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। तो टेक्निकली याद रखना ओके अगर आपको कहीं पर भी मैंने पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई यार क्वालिटी इंपॉर्टेंट है या बिजनेस इंपॉर्टेंट है या बिजनेस कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है ओके या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे क्वालिटी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए तीन आंसर ध्यान में रखने चाहिए। तीन आंसर कौन से होंगे? मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, कमर्शियल कंसिडरेशन रखना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस्ड होना चाहिए क्वालिटी के उस पर एंड सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए ओके डेवलपमेंट क्वालिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। उसके बाद आपका लेम का दूसरा एलिमेंट आता है दैट इज कॉल्ड एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में आपकी तीन चीजें हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, पॉलिसी प्रोसीजर फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए काम क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो पहला पॉइंट फंडामेंटल प्रिंसिपल अपन ने डिस्कस कर लिया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत आसान से पॉइंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कंपिटेंस होने चाहिए। सर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होने चाहिए इट शुड बी एम्फसाइज्ड बाय, यानी जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इसको एम्फसाइज करवाना पड़ेगा। आप जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी बोल रहे हो या प्रोफेशनल बिहेवियर बोल रहे हो, प्रोफेशनल कंपिटेंस बोल रहे हो, ये एम्फसाइज होना चाहिए, दिखना चाहिए। सर ये कैसे? एक्शन बाय लीडर, लीडर ने कोई एक्शन मतलब जो भी लीडर एक्शन लेवे उसी क्राइटेरिया में लेवे, उनकी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसको कैसे डील करना चाहिए, उसके प्रोसेस होने चाहिए। तो टेक्निकली ये जो पांच चीजें होती है इसके लिए लीडर ने कुछ एक्शन लेनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और नॉन कंप्लायंस हुआ तो स्टेप्स लेने चाहिए कैसे, हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके सर क्या इंडिपेंडेंस के लिए पॉलिसी प्रोसेस होंगी क्या? आंसर इज यस सर, ये पॉलिसी प्रोसेस सारे पर्सनल को कम्युनिकेट करनी चाहिए। ओके यहां पर पॉलिसी प्रोसेस में कोई भी आपको जो थ्रेट्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप जो थ्रेट क्रिएट करते हैं और उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए। एप्रोप्रिएट एक्शन में आपके तीन पॉइंट आते हैं ओके, या तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। ओके एलिमिनेट करना मतलब जीरो करना, रिड्यूस करना मतलब एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना और विड्रॉ मतलब करना एक्सेप्ट ही नहीं करना एंगेजमेंट। ओके देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंट मैकेनिज्म, याद रखना SQC1 का ये मैकेनिज्म एग्जिस्ट होगा तो SA220 का कंप्लायंस होगा। देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंट मैकेनिज्म जहां पर एंगेजमेंट पार्टनर ओके फर्म जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे काई के बारे में, थ्रेट्स के बारे में, ब्रीच के बारे में एंड प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेंगे। यानी टेक्निकली कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर अगर थ्रेट्स या इंडिपेंडेंस टू थ्रेट्स आया, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आया या उसका ब्रीच हुआ या उसका कुछ भी हुआ वो प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर सके। ओके या तो वो एंगेजमेंट पार्टनर को करे, एंगेजमेंट पार्टनर वो किसी को करे, कोई एक रिस्पांसिबल पर्सन होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलीस्ट एनुअली आपने सारे पर्सनल से रिटन कंफर्मेशन लेना चाहिए कि इंडिपेंडेंस कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। ओके प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आपको याद रखना
है कि उसकी वजह से इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो याद रखना, सेम सीनियर पर्सनल को आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप कहीं पर भी उसी एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट में लगा नहीं सकते, क्योंकि इसकी वजह से क्वालिटी इंपेयर हो सकती है। अब क्वेश्चन है सर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए तो अपन कंसीडर क्या करना चाहिए, तो ये लोग बोलते हैं दो चीज कंसीडर करिए। सबसे पहला पॉइंट, वो एंगेजमेंट का नेचर क्या है, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट का एंगेजमेंट है या पब्लिक इंटरेस्ट का एंगेजमेंट नहीं है, एंड सेकंड लेंथ ऑफ सर्विस क्या है। और ये दोनों के लिए ओके एसक्यूसी 1 ने क्राइटेरिया दिया है कि ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के लिए एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट जो होता है वो 7 साल तक होता है, उसके बाद वो 7 साल के बाद रोटेट नहीं हो सकता। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब पार्टनरशिप फॉर्म अपॉइंटेड है। अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अपॉइंटेड है कंपनी के केस में तो इट इज ओनली 5 इयर्स, दैट इज वेरी वेल नोन टू यू मालिक। ओके, ये होने के बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन आता है सर क्या एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, क्या उसके लिए फैक्टर्स है क्या, आंसर इज यस। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स कितने हैं, तो आपको याद रखना 3 फैक्टर्स है। सबसे पहला इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट देखना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ ओनर देखना चाहिए, उसके बाद सीसीआरटी देखना चाहिए। सर सीसीआरटी का फुल फॉर्म कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, रिसोर्स एंड टाइम है कि नहीं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना चाहिए। आत्मा क्लियर है, ये पॉइंट आपने देखना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट देखने चाहिए, तीनों हुए फैक्टर्स, ये कंडीशंस नहीं है, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट नहीं है, ये फैक्टर्स फॉर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग ऑडिट है। लेकिन ये फैक्टर्स के अंदर ही फैक्टर्स है। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रिटी के कितने फैक्टर्स रहेंगे, तो इंटीग्रिटी के लिए मैटर्स क्या क्या कंसीडर करने चाहिए। तो याद रखना मैंने इसके तरीके बताए थे, 3 बनाओ, 2 बनाओ और लास्ट के 3 बनाओ, 2 बनाओ। तो पहले 3 क्या थे, बिजनेस के रिलेटेड है। पहला पॉइंट है बिजनेस रेपुटेशन कैसा है, नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, एंड एटीट्यूड ऑफ ओनर और की मैनेजमेंट पर्सन और टीसीएफजी क्या है। तो 3 पॉइंट ओके आपको ध्यान रखना है पहले केस में। सर ये क्या के लिए है, फैक्टर्स फॉर इंटीग्रिटी। ओके, फैक्टर्स फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट कैसा है वो देखने के लिए पहले 7 पॉइंट देखने हैं, उसमें से पहले 3 पॉइंट बिजनेस का नेचर कैसा है, ओके, सेकंड पॉइंट ऑपरेशंस का नेचर, सॉरी बिजनेस रेपुटेशन कैसा है, ऑपरेशन का नेचर कैसा है, और यहां पर एटीट्यूड कैसा है जो भी ओनर्स है, प्रिंसिपल ओनर्स है एएफआरएफ अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट, ओके, क्या फीस कम रखने के पीछे ये लोग ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, ओके, क्या ये लिमिटेशन ऑफ स्कोप डालने के लिए ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, ओके, ये लॉजिक ध्यान रखना। और लास्ट 2 पॉइंट है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है क्या, एंड चेंज इन ऑडिटर हुआ है तो उसका रीजन क्या था। अगर चेंज इन ऑडिटर जो हो रहा है वो रीजन एकदम बेसिक रीजन था, मतलब एग्जांपल ओके कंप्लायंस करना है, इसके लिए अपने को चेंज इन ऑडिटर करना है तो इट्स ओके, ओके, जैसे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। लेकिन अगर उसके पहले अगर ऑडिटर को चेंज किया तो उसका रीजन क्या है ये आइडेंटिफाई करना चाहिए अपन ने। इसके अलावा ओके दूसरा फैक्टर आता है सीसीआरटी। सीसीआरटी का फुल फॉर्म होता है कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स एंड टाइम। क्या हमारे पास कंपिटेंसी है, कैपेबिलिटी है, रिसोर्स है, टाइम है कि नहीं, इसके लिए भी अपने को मैटर्स कंसीडर करने चाहिए। तो सर मैटर्स कौन से कंसीडर करने चाहिए, तो इसके लिए टोटल 6 मैटर्स है, जिसके अंदर पहले 2 मैटर्स बोलते हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो पहला पॉइंट, क्या उस इंडस्ट्री का नॉलेज है क्या हमारे पास, ओके, क्या उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है क्या हमारे पास। तो ध्यान रखिए 2 पॉइंट, इंडस्ट्री का नॉलेज, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, ओके, सब्जेक्ट मैटर एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। नेक्स्ट 3 पॉइंट, क्या हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, क्या हमारे पास एक्सपर्टाइज है, क्या हमारा ईक्यूसीआर होगा, क्या सफिशिएंट पर्सनल रिसोर्सेज है कि नहीं है, क्या हमारे पास एक्सपर्ट्स है कि नहीं है, एंड ईक्यूसीआर का क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या ईक्यूसीआर बंदे हैं कि नहीं है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हम लोग कंप्लीट डेडलाइन पे कर पाएंगे, डेडलाइन पे हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अपन डिस्कस करते हैं। आत्मा क्लियर है। ये होने के बाद ओके अगर देखा जाए तो पहला 2 पॉइंट क्लियर हो गया। फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर अपनी औकात में क्वेश्चन है, दूसरा फैक्टर अपनी औकात में क्वेश्चन है, ओके। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके, और जो डिस्कशन जो आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन है ओके, जो ऊपर वाले ये फैक्टर्स वाले इंफॉर्मेशन है, एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग वाला इंफॉर्मेशन है, ये अगर हमें एंगेजमेंट के पहले मिलता तो शायद मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन व्हाट इफ अगर ये एंगेजमेंट के बाद मिला, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, अगर ये पहले मिलता तो हम एंगेजमेंट डिक्लाइन करते। व्हाट इफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड लेटर आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, तो इस केस में ये लोग बोलते हैं पहला प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटीज देख लीजिए, रिपोर्ट टू पर्सन करिए, अपॉइंटमेंट जिसका हुआ है, जिसने किया है, रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी करिए कि भाई ऐसा ऐसा फैक्टर हुआ है, ऐसा ऐसा पॉइंट हुआ है जिसमें मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। आत्मा क्लियर है। और पता करिए क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉवल है क्या फ्रॉम एंगेजमेंट, ओके, एज वेल एज क्लाइंट रिलेशनशिप, ये दोनों चेक करिए। यानी एग्जांपल ऐसा हो सकता है आप ऑडिट के साथ रिव्यू भी कर रहे हो तो एक एंगेजमेंट विड्रॉ कर रहे हो, रिव्यू नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। देखिए क्लाइंट अगर ये सही नहीं है तो आपको सारे एंगेजमेंट से विड्रॉल करना पड़ सकता है और क्लाइंट रिलेशनशिप को एंड करना पड़ सकता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर विड्रॉल करना है तो क्या विड्रॉल डायरेक्टली करना चाहिए, आंसर इज नो। तो विड्रॉल करने का कुछ तरीका दिया हुआ है, विड्रॉल करने का तरीका क्या है, तो पॉलिसी प्रोसेस होनी चाहिए विड्रॉल के लिए। सबसे पहला यू नीड टू डिस्कस विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट, ओके, जिसमें एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा फॉर्म के बेस पे बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, ओके। यानी टेक्निकली क्लाइंट मैनेजमेंट अगर एक्शंस कुछ ले रहे हैं तो बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ओके, यानी एग्जांपल कोई डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टर को डायरेक्टर पोजीशन से निकाल दिया है लेकिन वो नहीं ले रहे, तो यहां पर आपके पास एप्रोप्रिएट ये होगा कि आपने विड्रॉ करना चाहिए। डिस्कस करिए रीजंस विद टीसीएफजी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटीज देख लीजिए एंड डॉक्यूमेंट में ओके ये सारे इश्यूज जो सिग्निफिकेंट इश्यूज है, कंसल्टेशन है, कंक्लूजन है, बेसिस फॉर कंक्लूजन है, इसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करिए, ओके। ये कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस के लिए। ह्यूमन रिसोर्स के लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही आंसर है, आपको जो ध्यान रखना है ह्यूमन रिसोर्स के लिए पॉलिसी प्रोसेस मेंशन होने चाहिए। सर काय के लिए होनी चाहिए पॉलिसी प्रोसेस, रिक्रूट कैसे करेंगे, ट्रेन कैसे करेंगे, कंपनसेशन कैसे देंगे, कैरियर डेवलपमेंट कैसे होगा, ये पॉइंट अपना ध्यान रखना है। लेकिन याद रखिए एक एडिशनल क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए, पॉलिसी प्रोसेस में
क्या इंक्लूड होना चाहिए ताकि अपना ये सारा कंप्लायंस हो सके, SQC1 का कंप्लायंस हो सके। मेनली ये पॉलिसी प्रोसेस जो भी बनाई जाएगी वो कम्युनिकेट होनी चाहिए TCFG को, ओके, जिसमें हम बताएंगे कि हमारा एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, ओके, क्योंकि हमारे पास एंगेजमेंट पार्टनर होगा, फर्म के पास एंगेजमेंट आएगा तो हमारे पास बहुत सारे एंगेजमेंट पार्टनर, उसमें से कौन सा एंगेजमेंट पार्टनर आपके पास जाएगा वो हमारे पास कम्युनिकेट होना चाहिए, ऐसी पॉलिसी प्रोसेस में लिखा होना चाहिए। सेकंड, क्या हमारे पास CCRT है, इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये पता करना चाहिए, दिखना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन होना चाहिए फर्म की तरफ से उस एंगेजमेंट पार्टनर को कि भाई तेरी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है। तो आप ध्यान रखना, तीन चीजें दिखनी है। कम्युनिकेशन, वापस बोलो, HR की पॉलिसी प्रोसेस में क्या होना चाहिए, ओके, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स, जिसकी वजह से अपने को समझ में आए कि भाई एंगेजमेंट एलोकेट हुआ है तो कम्युनिकेट कैसे किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट, TCFG को कम्युनिकेट करना चाहिए हमारी तरफ से कौन सा एंगेजमेंट पार्टनर आ रहा है, ओके, एंगेजमेंट पार्टनर को कम्युनिकेट करना चाहिए कि तेरी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, एंड CCRT के बारे में पता कर लेना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के कंटेक्स्ट में। आत्मा क्लियर। इसके बाद आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आपको देखना पड़ेगा एज ए होलसेल वाला पॉइंट। एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त पहला पॉइंट आता है DSR। DSR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। इसके अंदर आपको क्या करना है, 5 चीजें करनी है। DSR को, DSR 3 चीजें, 3 चीजों को 5 चीजें बताया, ओके। एंगेजमेंट को ब्रीफ कैसे किया जाता है वो आप देख लो, ओके। ब्रीफिंग एंगेजमेंट होना चाहिए, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, प्रोसेस फॉर सुपरविजन होना चाहिए, प्रोसेस फॉर रिव्यू होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यानी बेसिकली ब्रीफिंग इज नथिंग बट D और सुपरविजन DSR। DSR तो हो गया, साथ में कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड दिखना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन दिखना चाहिए। ऐसे 5 पॉइंट है DSR के लिए। उसके बाद कंसल्टेशन, क्या सर हमने कंसल्टेशन करना चाहिए? आंसर इज यस। अगर कोई डिफिकल्ट और कंटेशियस मैटर है तो उसमें कंसल्टेशन होना चाहिए। कंसल्टेशन विद इन द फर्म भी हो सकता है, आउटसाइड द फर्म भी हो सकता है। कंसल्टेशन से आपका जजमेंट इंप्रूव होगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कंसल्टेशन उससे करना चाहिए जिसके पास नॉलेज, सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मालिक, आत्मा क्लियर है? ओके, व्हेन वी कंसल्टेशन के लिए अपन स्टैंडर्ड 2 620 फॉलो करते हैं तो 620 में अपन वापस देखते हैं CCO, कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। वो होने के बाद अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है EQCR। EQCR का फुल फॉर्म होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। सर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन परफॉर्म करेगा? EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये EQCR जो रिव्यू करेगा वो ऑब्जेक्टिव व्यू देखेगा और ऑब्जेक्टिव व्यू में अपना सिग्निफिकेंट जजमेंट बरोबर लगाया है कि नहीं उसको रिव्यू करेगा। यानी जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है उसने अपना सिग्निफिकेंट जजमेंट बरोबर लगाया कि नहीं उसको रिव्यू करना इज नथिंग बट EQCR। EQCR कहां पर होना कंपलसरी है? तो आप याद रखना, ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। मैं वापस बोल रहा हूं, ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी का दूसरे एंगेजमेंट में नहीं है, लेकिन ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी में कंपलसरी है EQCR। और ये कंपलसरी जो EQCR का कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्या क्या मैटर्स कंसीडर करने हैं तो इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से याद रख सकते हो। तो पहला पॉइंट, एंगेजमेंट टीम ने अपना इवैल्यूएशन कैसे किया कि वो इंडिपेंडेंस कैसे है। सेकंड सिनेरियो, सिग्निफिकेंट रिस्क है, ओके, यानी RMM वाले आइटम, ओके, उसको कैसे रिस्पांस किया। नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्टेलिटी को कैसे दिखा, कंसल्टेशन को कैसे दिखा, करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के बारे में कैसे डिफाइन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCFG कैसे है, वर्किंग पेपर्स बनाए हो कि नहीं बरोबर, एंड रिपोर्ट जो दी है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। स्टैंडर्ड के हिसाब से याद रखने के लिए मैंने आपको नंबरिंग बताए थे, अगर आपको याद होगा तो 220 वाला कॉन्सेप्ट है जो क्वालिटी कंट्रोल के, इसमें 315 है, 330, 320 है, ओके, उसके अलावा 620 है, 450 है, 260 है, 230 एंड 700 है। ये 8 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सर ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन डन बाय EQCR है। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन डन बाय EQCR। EQCR ने जो ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट किया है ना, वो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है। तो याद रखना, मेरा पहला क्वेश्चन आएगा EQCR कौन सा इवैल्यूएशन करेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए ये रहेगा मालिक। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है EQCR कौन होना चाहिए, तो आपको ये एकदम इजी से आंसर है। EQCR आपका पार्टनर हो सकता है अदर देन एंगेजमेंट पार्टनर। ओके, याद रखना, एंगेजमेंट पार्टनर EQCR नहीं बन सकता। एंगेजमेंट पार्टनर को रिव्यू करने के लिए एक पार्टनर हो सकता है, ओके, वो पार्टनर हो सकता है आपके फर्म में, ओके, या अदर पर्सन ऑफ द इन द फर्म हो सकता है जो मेंबर ऑफ ICI होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, सुटेबिलिटी क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है, एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है जो आपके फर्म से बाहर वाला है, लेकिन याद रखना वो बंदा CC होना चाहिए टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। CC मतलब कंपिटेंस एंड कैपेबल होना चाहिए टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। पार्टनर ऑफ अदर फर्म, ये आप कोई भी बंदा उठा के नहीं ला सकते, वो पार्टनर फ्रॉम अदर फर्म, ये लॉजिक लगा सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कंडीशन, एक चीज की कंडीशन ध्यान रखना, लिस्टेड एंटिटी का जब EQCR करोगे वो बंदे के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथॉरिटी टू एक्ट होना चाहिए फॉर लिस्टेड कंपनी ऑडिट। ओके, मैं आपको वापस बता दूं EQCR कंपलसरी किसमें, लिस्टेड में ही है। तो लिस्टेड कंपनी का जब EQCR कंपलसरी रखोगे तो आपका जो EQCR रिव्यूअर होना चाहिए, रिव्यूअर भी ऐसा ही होना चाहिए जिसके लिस्टेड कंपनी करने की आदत, ऑडिट करने की औकात है ना मालिक। सेम लॉजिक यहां पर दिया हुआ है। क्या सर EQCR के साथ कंसल्टेशन किया जा सकता है? आंसर इज यस। ओके, पहला पॉइंट है अवॉइड करना चाहिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि रिव्यूअर के साथ अगर अपन ने कंसल्टेशन किया तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ओके, तो याद रखना, इफ डूइंग दिस डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCR। यानी अगर आप कर रहे हो, आपने अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप उससे कंसल्ट कर रहे हो तो याद रखना यहां पर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCR, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCR, ओके, EQCR की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है? इसके साथ जो मैटर डिस्कस होने वाला है उस पे कंसल्टेशन मत करिए। यानी ऊपर 8 मैटर बताए थे, वो 8 मैटर पे कंसल्टेशन मत करिए। ओके, शुड कंसल्ट शुड नॉट कंसल्ट फॉर अबव 8 पॉइंट्स। आत्मा क्लियर है ये पॉइंट? ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या EQCR और एंगेजमेंट पार्टनर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है? आंसर इज यस। तो इस केस में क्या करने का? इस केस में रिपोर्ट शुड बी इशूड ओनली आफ्टर
रिजोल्यूशन। ओके, जब तक रिजोल्यूशन नहीं होता मैटर तब तक रिपोर्ट इशू नहीं करनी चाहिए, और रिजोल्यूशन करने के लिए आपकी पॉलिसी प्रोसीजर क्या बोलती है वो रहेगा। एग्जांपल वो बोल सकती है किसी से कंसल्ट कर लीजिए। पॉलिसी प्रोसीजर शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू सॉल्व दिस मैटर कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर, किसी और प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करिए, अनदर फर्म से कंसल्ट करिए, या प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी आईसीआई से कंसल्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो याद रखना, ओके, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन ओके ईक्यूसीआर एंड एंगेजमेंट पार्टनर है तो उसको सॉर्ट कैसे करना है ये आपको याद रखना है। जो भी सॉर्ट करो लेकिन रिपोर्ट इशू नहीं करोगे आप जब तक ये दोनों मैटर सॉर्ट नहीं हो नहीं जाता। इसके अलावा आप एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या करना है, ये आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस है। असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल आपको करनी है, आपकी पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए। एंगेजमेंट फाइल की असेंबली जो होनी चाहिए वो 60 डेज से होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, अदर एंगेजमेंट में आप एप्रोप्रिएट डेज देख लीजिए, लेकिन ऑडिट के केस में अपने देखा हुआ है। ओके, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, जो 60 डेज का कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं ये तो अपने समझ लिया, लेकिन 60 डेज कब से करना है तो आपको ध्यान रखना है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहा या सीएफएस रहा, दोनों के ऑडिटर आप ही रहोगे। स्टैंड अलोन का जो डेट आएगा उससे 60 डेज उसका लगाने का, सीएफएस का डेट लगाओगे उससे 60 डेज उसका लगाने का। लेकिन रिटेंशन पीरियड जो कैलकुलेट करना है, ओके, रिटेंशन पीरियड इज 7 इयर्स, नॉट लेस देन 7 इयर्स। जो रिटेंशन पीरियड है वो आपका ग्रुप ऑडिट के डेट से लगाना होगा, जो लेटर डेट है आपको ये ध्यान रखना होगा रिटेंशन पीरियड में मालिक। ओके, उसके अलावा पॉलिसी प्रोसेस होने चाहिए फॉर एक्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन। इक्यूसीआर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या इक्यूसीआर का भी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? आंसर इज यस। जो आपका रिव्यू हुआ उसका भी तो डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट, इक्यूसीआर हमने परफॉर्म किया है, ओके, इक्यूसीआर कंप्लीट हुआ है ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले, ओके, एंड ओके, रिव्यूअर को ऐसे कोई मैटर में अनरिजॉल्व मैटर का कोई अवेयरनेस नहीं है, यानी इक्यूसीआर को हमने सारे मैटर बता दिया है, तो इक्यूसीआर इज नॉट अवेयर अबाउट एनी अनरिजॉल्व मैटर। ओके, तो टीम का जजमेंट जो भी लगाया हुआ है वो नॉट एप्रोप्रिएट, मतलब एज अ टीम जजमेंट जो भी लगा हुआ है कोई एप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे कोई मैटर ही नहीं है जो इक्यूसीआर को मालूम नहीं है। तो इक्यूसीआर को सारे मैटर मालूम होने चाहिए जिसमें टीम का जजमेंट लगाया हुआ है। ओके, टीम का जजमेंट एप्रोप्रिएट नहीं रहे वो मैटर सारे इक्यूसीआर को मालूम होने चाहिए। ओके, ये एज्यूम किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में अपन लिखा है। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की प्रॉपर्टी है। रिटेंशन पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर, लेकिन नॉट लेस देन 7 ईयर मैंने बता दिया, या तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होगी या तो डेट ऑफ ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट होगी, ये कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है। सर मॉनिटरिंग करनी चाहिए? आंसर इज यस। मॉनिटरिंग के लिए आपकी पॉलिसी प्रोसेस होनी चाहिए, ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, याद रखना, ओके, मॉनिटरिंग करते वक्त पॉलिसी प्रोसेस क्या होनी चाहिए? रिलेवेंट होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ऑपरेटिंग इफेक्टिव होनी चाहिए एंड कंप्लाइड होनी चाहिए। ओके, यानी वो पॉलिसी प्रोसेस जो बनाई वो रिलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, तो उसके लिए आपके टोटल 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है उसका डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है। ओके ओके, अच्छे से डिजाइन की हुई है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी सही है। नेक्स्ट, एग्जामिन करिए जो कुछ न्यू डेवलपमेंट आया है, क्या कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड में नया है तो पॉलिसी प्रोसेस में अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग प्रोसेस रखिए जिसमें आपको मालूम पड़ेगा क्या जो भी मॉनिटरिंग प्रोसेस जो कर रहा होगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस वाला पर्सन होना चाहिए, सारे के सारे मतलब ध्यान उसमें रखना चाहिए। नॉन कंप्लायंस अगर हो रहा है तो ये यहां पर नोट करना चाहिए, नॉन कंप्लायंस विद बाय एम्प्लॉय और फर्म विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है, एलिगेशंस कंप्लेंट कुछ आई है वो पता कर लीजिए। नॉन कंप्लायंस हो रहा है पॉलिसी प्रोसेस है, रेमेडियल एक्शंस ले लीजिए। एंड मास पॉइंट है डीआईसी हुआ, डीआईसी मतलब डिफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, उसका डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में कहीं पर भी डिफिशिएंसी एक्शन लीजिए। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट में आपके एक्शन 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 नॉन कंप्लायंस के कंटेक्स्ट में है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉनिटरिंग वाला कॉन्सेप्ट। मॉनिटरिंग के अलावा आपके पास आता है ऐसे 220 का कंटेक्स्ट आया जो लेहम, वापस वही कॉन्सेप्ट में वर्क होता है लेहम वाला पॉइंट, लेकिन इसके क्राइटेरिया थोड़े से अलग होंगे। एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्टेंस एंड कंट्रीज के लिए आंसर एसक्यूसी 1 के बेसिस पे ही है। पहला पॉइंट, लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी आपको जो देखनी है यहां पर क्वालिटी ऑन ऑडिट के कंटेक्स्ट में देखा जाएगा। क्वालिटी ऑफ ऑडिट के कंटेक्स्ट में क्या देखा जाएगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी क्या डिफाइन किया जाएगा? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसके 4 पॉइंट एकदम सिंपल है। सबसे पहले याद रखना, आपका जो भी काम होगा वो कंप्लाई करना चाहिए स्टैंडर्ड से। सेकंड, आपका जो भी काम कंप्लाई होगा वो कंप्लाई करना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर से। तीसरा पॉइंट, आप जो भी रिपोर्ट दोगे वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टेंस में। चौथा पॉइंट, आप जो भी कंसर्न रेज कर रहे हो विदाउट फियर रेज करना चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है मालिक। ओके, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी। एथिकल रिक्वायरमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाटएवर द एथिकल रिक्वायरमेंट आर देयर इन एसक्यूसी 1, बट एडिशनली अगर आपको याद होगा एसक्यूसी 1 में एक पॉइंट डिस्कस किया था अपन ने कि भाई देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जिसमें अगर एंगेजमेंट पार्टनर को प्रॉब्लम्स आई तो वो कम्युनिकेट कर सके, तो उसी तरह यहां पर डिस्कस किया हुआ है। अगर इंडिपेंडेंस के रिलेटेड एंगेजमेंट पार्टनर को थ्रेट्स मिल रहा है और सेफगार्ड लगा नहीं पा रहा है या एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, उस केस में ओके देयर शुड बी रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू रिलेवेंट पर्सन इन द फर्म। वो जो मैकेनिज्म है ना, उस मैकेनिज्म के थ्रू उसको रिपोर्ट करना चाहिए मालिक। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। एक्सेप्टेंस कंटीन्यूअस एसक्यूसी 1 जैसा ही होगा, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है दिमाग फोड़ी। एचआर, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्टेक्स्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्टेक्स्ट अगर आपको याद होगा पिछले इसमें
SQC1 के पॉइंट से क्या देखा था कि फर्म कम्युनिकेट करती है कि हमने एंगेजमेंट पार्टनर ये डिस्कस कर लिया है, हमने आपको ये एलोकेट कर दिया है, एंगेजमेंट पार्टनर को बता दिया तेरी रिस्पांसिबिलिटी ये है, CCRT वाला ये है। अब क्वेश्चन है ओके मेरे को बताओ एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए मुझे ये एम्प्लॉय लगेंगे, ये स्टाफ लगेंगे, ये कौन बताएगा? ये HR नहीं बताएगा, ये बताएगा एंगेजमेंट पार्टनर, और एंगेजमेंट पार्टनर ये HR से ले लेगा। दैट्स व्हाट ए कांसेप्ट वर्क। एंगेजमेंट पार्टनर शुड एंश्योर द टीम इज हैविंग CC कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स। आत्मा क्लियर? ओके अगला पड़ा होता है जो सबसे बड़ा है एंड लास्ट पोर्शन है, ऑलमोस्ट यहां पर चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में अपने पास तीन चीजें हैं, DSR है, EQCR है एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। DSR के लिए एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पांसिबल होगा कि स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए कि नहीं DSR के लिए। आत्मा क्लियर? लेकिन अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है EQCR। एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंप्लाई फॉर EQCR कंपलसरी। अगर EQCR कंपलसरी है, अगर EQCR कंपलसरी है तो एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट, क्या EQCR अपॉइंट हुआ है? ओके सेकंड, क्या उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस हुए? एंड कोई ऑडिट रिपोर्ट ओके उसके कंप्लीशन के पहले नहीं होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट की डेट उसके कंप्लीशन के पहले नहीं होनी चाहिए। तो एंगेजमेंट पार्टनर ने ये तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये समझ में आ रहा है पहला क्वेश्चन। ओके तो एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर EQCR कंपलसरी है तो, अगर EQCR कंपलसरी है तो एंगेजमेंट पार्टनर ने ध्यान रखना चाहिए। EQCR का इवैल्यूएशन में क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? EQCR वापस बोल रहा हूं, EQCR का इवैल्यूएशन SQC1 के हिसाब से 8 पॉइंट तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। उसके अलावा उसके साथ में इवैल्यूएशन में क्या होगा जब वो एंगेजमेंट पार्टनर के साथ डिस्कशन में करेगा? तो सबसे पहला डिस्कशन वो करेगा सिग्निफिकेंट मैटर का। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करेगा ओके एंड डिस्कशन विद सिग्निफिकेंट मैटर करेगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इवैल्यूएशन करेगा, जो कंक्लूजन एंड ओपिनियन आया है कि ऑडिट रिपोर्ट का वो सही है कि नहीं। तो याद रखना EQCR का इवैल्यूएशन शुड शैल इन्वॉल्व ओके ये सब चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। और अगर मैंने बोला उसके इवैल्यूएशन में क्या क्या मैटर्स होने चाहिए, मैटर्स क्या क्या होने चाहिए, वो 8 पॉइंट ओके उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स शुड बी इन्वॉल्व, ये 4 पॉइंट। तो क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कशन होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एंड कंक्लूजन होना चाहिए। ओके वापस बोल रहा हूं, सिग्निफिकेंट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, कंक्लूजन। सिग्निफिकेंट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, कंक्लूजन। आत्मा क्लियर? ओके सर EQCR शैल कंसीडर, अब EQCR रिव्यूअर शैल कंसीडर, अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो रिव्यूअर ने क्या देखना चाहिए? रिव्यूअर का कंपलसरी क्या देखना चाहिए? क्या एंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंट थी? क्या उन्होंने कुछ कंसल्टेशन लिए जब उनको प्रॉब्लम आ रही थी, कंटेंशियस मैटर आ रहा था तब उन्होंने कंसल्टेशन लिए? एंड लास्ट पॉइंट ओके क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन में ओके यहां पर पूरा काम रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या? जो उन्होंने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए, जजमेंट्स जो ऑडिटर ने जजमेंट लिए होंगे सिग्निफिकेंट जजमेंट, वो बरोबर लिए क्या, कंक्लूजन बरोबर है कि नहीं, ये EQCR रिव्यू फोकस करेगा। तो तीन क्वेश्चन ओके ऐसे 220 में। पहला पॉइंट है एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा अगर EQCR कंपलसरी है। तीसरा है EQCR क्या करेगा अगर कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी में EQCR क्या करेगा। ओके आई होप ये दोनों समझ में आए। और EQCR अपने स्कोप में क्या कवरेज देगा, ओके क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, क्या क्या एरियाज देखेगा, वो यहां पर आया। उस एरियाज में मैटर्स क्या देखेगा वो ऊपर वाले किसी वाले में क्वेश्चन में आया मालिक। ओके उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो ये फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर, वो सेम आंसर है, आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। मॉनिटरिंग वाला कॉन्टेक्स्ट, एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसीडर रिजल्ट्स ऑफ फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस, जो भी है आपका SQC1 का आंसर है वही देखो। डॉक्यूमेंटेशन में इथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस, कंटीन्यूअस के डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसल्टेशन के डॉक्यूमेंटेशन रखिए मालिक। इसके अलावा ये डिफरेंस अपन ने देख लिया था, डिफरेंस आसान से है वो आप रिवाइज कर सकते हो। पीयर रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में 3 रिव्यू आपको है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड नेफ्रा का कॉन्टेक्स्ट। तो पीयर रिव्यू पहला पॉइंट याद रखिए, पीयर रिव्यू बोर्ड है जो काउंसिल ऑफ ICAI ने बनाई हुई है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये है TPE कंप्लाई हुआ कि नहीं, TPE का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स। एंड दूसरा पॉइंट ये लोग और दिखते हैं प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिट रिपोर्ट ओके जो रिलायबल एंड यूजफुल है कि नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ये देखा जाता है। एंड प्रैक्टिस यूनिट को ये कंपलसरी होता है। तो प्रैक्टिस यूनिट को जो सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू है तो उनको पीयर रिव्यू का पूरी पीयर रिव्यू किया जाता है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दिया जाता है। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में अगर अनक्वालिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वालिफाइड है तो फॉलो ऑन रिव्यू होगा मालिक। आई होप समझ में आया। ये कुछ पॉइंट है, MCQ आ जाए, थियरी बेसिक आ जाए, और सिलेबस में ये बड़े बड़े चैप्टर थे अभी यहां पर उड़ गए मालिक। इसके अलावा क्वालिटी रिव्यू वाला कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करता है, क्वालिटी रिव्यू का बोर्ड कौन कंप्राइज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड में कौन कौन लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं, CG के लोग भी रहते हैं और काउंसिल ऑफ ICAI भी रहते हैं। इनके फंक्शंस 3 है सर। 3 फंक्शन कौन से है? ये लोग रेकमेंड करेंगे काउंसिल को कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे इंप्रूव की जाती है। सेकंड ये रिव्यू करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर एंड ये गाइड भी करेंगे मेंबर्स को। यानी ये दो जनों को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एक है ICAI को, एक है मेंबर को, और ये मेंबर का काम भी रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ये लोग वो एरिया का, वो कंपनी का रिव्यू देख सकते हैं कि वो कंपनी का ही रिव्यू कर सकते हैं जिस कंपनी में नेफ्रा हाथ नहीं डालती है। नेफ्रा जिसमें हाथ डालती है उसमें क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हाथ नहीं डाल सकती मालिक। और नेफ्रा वाला पॉइंट है तो जिसमें सेक्शन 132 के हिसाब से कंपनी एक्ट के हिसाब से आया, उनकी ड्यूटीज क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए कि नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विस कंप्लाई हुआ है, स्कोप क्या क्या है, लिस्टेड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक एंड अदर कंपनीज और इसकी सब्सिडरीज भी इनमें इंक्लूडेड है। ओके अगर आप देखोगे तो ये कंपनीज एक्ट में आपको मिल जाएगा मालिक। तो भारत माता की जय। मेरे ख्याल से ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियर हुआ है कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो मोटा मोटी इस रिवीजन से
अपने को थोड़ा मोटा मोटी आइडिया आ गया होगा क्या क्या वर्डिंग्स है। ओके अभी अपन जाते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। ओके ये वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 2 ऑलरेडी मैंने वी हैव शेयर्ड ऑन टेलीग्राम चैनल। वॉल्यूम 2 वाला पॉइंट है जो टेलीग्राम चैनल है, ये कंपाइलेशन ऑफ मॉड्यूल के क्वेश्चन बैंक का है, जहां पर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ओके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन का डेटाबेस, सारा का सारा डेटाबेस अपन ने कवर कर लिया है। तो यहां पर क्योंकि चैप्टर 1 कवर किया है, चैप्टर 1 के हिसाब से अपन जाते हैं मालिक। तो चैप्टर 1 के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देते हैं मालिक, जो कि चैप्टर 1 की कहानी क्या जाती है देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ओके सबसे पहला जाता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक के मॉड्यूल के चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ओके ABC Associates Chartered Accountants has a policy to accept the clients wherein the risk evaluation is conducted with respect to the company and the promoter। ओके ठीक है, उनके पास पॉलिसी है जब क्लाइंट है वेयर इन रिस्क इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड। ठीक है, XYZ लिमिटेड अप्रोच ABC एंड एसोसिएट, प्रमोटर ऑफ XYZ लिमिटेड इज अ क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए। यानी जो XYZ का प्रमोटर है वो मिस्टर ए, एक मिस्टर ए यहाँ पर कोई तो मैनेजिंग पार्टनर है ABC के फर्म में, ABC एसोसिएट में। ठीक है, XYZ is in news in the previous year for certain inquiries from regulatory authority in relation to certain matters। मां कसम, यानी ये न्यूज के अंदर भी छाए हुए हैं भाई साहब, ये न्यूज के अंदर भी छाए हुए हैं। The existing auditor of XYZ Limited has resigned and has created a casual vacancy। अच्छा, तो XYZ का ऑडिटर छोड़ के चला गया और कैजुअल वैकेंसी हुई। XYZ Limited is ready to offer 25% more than existing fees। Oh my God, मां कसम साला ये तो खतरनाक दिख रहा है। Commercial considerations and has approached ABC Associate for appointment as auditor। Mr. A has strong recommendation to the firm to accept this audit। Oh my God, Mr. A का पहचान वाला है तो ये strong recommendation दे रहा है कि भाई यार ऑडिट एक्सेप्ट करो। What is your understanding of the functioning of the tone at the top of the firm ABC Associates Chartered Accountant? What are the consideration one should exercise to uphold the quality of firm? तो भाई साहब ये दो क्वेश्चन अपने सिलेबस में आ रहे हैं हमारे को। तो मोटा मोटी ये क्वेश्चन पढ़ के अपने को क्या समझ में आ रहा है? मोटा मोटी अपने को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये मिस्टर ए जो मैनेजिंग पार्टनर है यही भाई साहब यही नाटक कर रहा है। टेक्निकली ओके मेरे को बताइए क्या ऐसे केसेस में एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसे केसेस में एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना वर्थ होगा? क्योंकि अगर ऐसे केसेस में एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब आपने कमर्शियल कंसिडरेशंस को प्रायोरिटी दे दी, क्योंकि यहां पर हाइक हो रही है। सेकेंडली ओके ये लोग न्यूज में भी है, तो अगर आप फैक्टर्स भी देखोगे तो फैक्टर्स के कंटेक्स्ट में भी ओके कहीं ना कहीं बिजनेस रेपुटेशन दांव पे लगा हुआ है। तो ऐसे कंसेप्ट में मेरे को पहला पॉइंट ये बताओ, क्या एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टेक्निकली आपको क्या लगता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके एंगेजमेंट 101% इसका एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भाई साहब ओके इसमें एंगेजमेंट है चैप्टर 1 में देखते हैं, चैप्टर 1 के कंटेक्स्ट से देखते हैं। तो अगर अपन थोड़ा सा इसको एनालाइज करें ओके और अपने SQC 1 के कंटेक्स्ट में जावे तो ये थोड़ा सा इनिशियल क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस स्ट्रैटेजी कभी भी ओवरराइड नहीं होनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, यानी कितना भी रहा तो कमर्शियल पार्ट ओके शुड नॉट बी एक्सीडिंग क्वालिटी एज सच। ये अपन ने देखा है मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट बी मोर देन क्वालिटी, लेकिन इधर मैनेजिंग पार्टनर ही चोमुपना कर रहा है भाई साहब। मैनेजिंग पार्टनर ही जो मैनेजिंग पार्टनर है वो चोमुपना कर रहा है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कंपनसेशन प्रमोशन क्वालिटी कंप्लायंस बेस पे होना चाहिए एंड सफिशिएंट रिसोर्स होना चाहिए। अब मेरे को बताइए इसमें से पहला वाला पॉइंट तो डिबेट हो रहा है हमारे। दूसरा, क्या यहां पर कुछ फैक्टर्स अपन ने देखे हुए हैं जो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग, क्या उसमें रेपुटेशन वाला भी इंपैक्ट आ रहा है मालिक? तो टेक्निकली अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन आंसर एक कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसका आंसर ड्राफ्ट करना एक आपको एक टेक्निक, मतलब ये आप ध्यान रखना सीए फाइनल ऑडिट में आंसर ड्राफ्ट करने की नीति जो रहेगी वो थोड़ी सी टेक्निकल रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन विल नॉट बी ओनली फॉर पर्टिकुलर पार्ट और पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन वर्किंग। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए और 2-3 क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको और फ्रेमवर्क में लेके जाता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्कआउट होता है। लेकिन आप देखिए इसको, सबसे पहला मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चंस को देखना चाहिए। पहले क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन पूछा क्या है, क्योंकि जो पूछा है वो वही बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान छिपो मत। What is your understanding of functioning of tone at the top of the firm? Okay, and what are the consideration one should exercise to uphold quality वाला पॉइंट। तो अगर 2 क्वेश्चन पूछा है तो पहला पॉइंट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द टोन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्म, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि टॉप मैनेजमेंट चूमू है। ओके तो यहां पर जो क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने एंश्योर करना चाहिए था यार, टॉप मैनेजमेंट इधर पूरा उल्टा सीधा काम कर रहा है। 3-4 चीजें हैं। ओके पहला पॉइंट यार कमर्शियल कंसिडरेशन को प्रायोरिटी दे रहे हो, सेकंड ऑडिटर अभी छोड़ के गया रिसेंटली और रीजन नहीं देख रहे हो। ओके तीसरा सिनेरियो इसकी रेपुटेशन की ठुकी हुई है ऑलरेडी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन मैनेजिंग पार्टनर इसका रिलेटिव है, इसीलिए भी ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।
तो टोन एट द टॉप इज नॉट एट ऑल गुड. And most important, what is the consideration one should exercise to uphold the quality of firm? And that is what we have discussed. कि quality consideration, okay, on commercial consideration should not be matched. Commercial consideration should not override quality consideration. Quality consideration should always be in preference over a commercial consideration. I hope ये point समझ में आएगा मालिक. तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं इसका आंसर लिखने का तरीका, मॉड्यूल और आरटीपी वगैरह में कैसे दिया हुआ है, तो उसको एक बार देखते हैं. और मैंने बताया आपको 2-3 आंसर के बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ना कॉम्बिनेशन वर्क कर रहे मालिक. ओके, तो देखते हैं क्या सीन रहेगा. द गिवन सिचुएशन इंडिकेट्स दैट the given situation indicates that proposed client is new one, okay, whose promoter is close associate and family friend of managing partner. ठीक है, ओके, यानी अपने को पहला पॉइंट उन्होंने लिख लिया, क्वेश्चन से निकाला. However, previous auditor of proposed client has resigned and company is offering an hike in audit fees in comparison to audit fees paid to the previous auditor. वापस क्वेश्चन में से ही लिखा है इन्होंने. Besides, there are regulatory inquiries against the company. In spite of all this, managing partner of firm A recommended for acceptance of audit. It reflects, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर आ जाती है, it reflects regarding functioning, poor functioning of top management. समझ में कुछ आया? यानी इन शॉर्ट इन्होंने क्वेश्चन के ही सारे पॉइंट लिख दिया और इसी बेस पे बता दिया गया है कि भाई ओके, बिकॉज ऑफ दिस ऑल इनकी फंक्शनिंग ही सही नहीं है, दिख के आ रही है. टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैनेजिंग पार्टनर ए है जो ये एंगेजमेंट लेने बोल रहा है. SQC1 आगे आप देखिए, आगे पढ़िए और आपको शायद समझ में आए. SQC1 requires that firm should establish a system of quality control designed to provide reasonable assurance that firm and its personnel comply with professional standard and legal and regulatory requirement. It further requires that firm's business strategy is subject to overriding requirement to firms achieve quality control in all engagement. समझ में आएगा? ये अपना वो पहला वाला आंसर जो अपन ने डिस्कस किया. However, in given situation, कमर्शियल कंसिडरेशन सीम टू बी ओवरराइडिंग फैक्टर. यानी टेक्निकली ये आंसर लाया उन्होंने, यानी पहला वाला जो लिखा वो क्वेश्चन बैंक में से लिखा, यानी क्वेश्चन में से लिखा. देखो आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं, लेकिन फॉर्मेट समझाने के लिए पहले मैं स्ट्रक्चर बताते जा रहा हूं. तो क्वेश्चन बैंक में से लिख दिया आंसर. इसके बाद ये आंसर SQC1 में से उठाया, ये थियरी उन्होंने याद रखी, थियरी के हिसाब से लिखा. उन्होंने आगे पॉइंट ये दिया है, the managing partner is also a close associate and firm for a family friend. The matter would have been brought to the knowledge of the firm in accordance with the requirement of SQC1. At issue involves in independence of managing partner. यानी टेक्निकली ये बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस का भी इशू है इसके अंदर, क्योंकि मैनेजिंग पार्टनर एसोसिएट है. ठीक है, रिस्पेक्ट टू प्रपोज एंगेजमेंट. फर्दर मैटर्स ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम रेगुलेटर्स and resignation of previous auditor raise question about integrity of proposed client integrity. तो आप देखो SQC1 से क्या क्या उठा लिया, मां कसम. SQC1 से पहले इन्होंने उठाया ओके कमर्शियल कंसिडरेशन के ऊपर पहला कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने उठाया ओके इसके भाई यार इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट. तीसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया इंडिपेंडेंस. यानी आप देखो इन्होंने सारे मैटर को डिस्कस किया SQC1 के हिसाब से. अच्छा, SQC1 क्यों लिखा हुआ है? रीजन सिंपल है, बिकॉज यहां पर फर्म के एंगल से डिस्कस किया जा रहा है. ओके, फर्म के एंगल से, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फर्म करके क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है. तो आप अपनी हीरोगिरी करके SA 220 का रेफरेंस मत देना मालिक. SA 220 कब आएगा? अगर क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS आता है तो आपका SA 220 का रेफरेंस आएगा मालिक. ओके, अब अगर देखो एक आंसर को कंक्लूडिंग कैसे डाला हुआ है. SQC1 further assessed before considering engagement that client does not lack integrity. All these factors need to be taken into consideration before acceptance. ठीक है. Overall, such situation reflect lack of proper establishment of quality control framework at the top of the firm. Following consideration should be taken into account with upholding quality control. Quality of the firm. ये वो अपन ने जो डिस्कस की. The firm assigns management responsibility so that commercial consideration do not override quality. पहला पॉइंट, the firm policy procedure in relation to personnel are designed to demonstrate its override commitment to quality. पॉलिसी प्रोसीजर के हिसाब से पर्सनल जो होने चाहिए वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए फोकस होनी चाहिए. The firm devotes sufficient resource on development and documentation of quality control policy procedures. And firm before accepting the engagement should acquire vital information about the client, integrity of client. तो टेक्निकली अगर आप आंसर देखोगे तो टेक्निकली आंसर कैसे दिया हुआ है. एक तो उन्होंने क्वेश्चन के बारे में लिखा है और एक पहला कॉन्सेप्ट क्लोज किया है, और दूसरी आपने SQC1 की थियरी उठाई. तो थियरी कौन सी उठाई? 3 चीजों की.
पहली उठाई उन्होंने कमर्शियल कंसिडरेशन, लीडरशिप वाली पॉइंट, कमर्शियल कंसिडरेशन वाला। सेकंड उन्होंने उठाया इंडिपेंडेंस के बारे में। इंडिपेंडेंस के बारे में डिटेल नहीं लिखा है, पॉलिसी के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एंड तीसरा इन्होंने लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू योर व्हाट वी से के जो इंटीग्रिटी वाला इशू है, फैक्टर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड, उसके बारे में बिजनेस रेपुटेशन इशू आ रहा है। ये तीनों के बारे में लिखा है और तीनों के बारे में क्लोज करके इन्होंने आंसर को क्लोज किया है। आई होप ये आपको समझा मालिक। तो टेक्निकली पहला क्वेश्चन सबको क्लियर मालिक? तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, पहला क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। तो अब पहले क्वेश्चन के बाद क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन अपने को एग्जाम में आएगा वो शायद एक कॉन्सेप्ट पे ना आए, 3-4 कॉन्सेप्ट मर्ज करके आए। वैसे यहां तक तो अभी तक तो सीमित यही है कि चैप्टर एक ही चल रहा है, चैप्टर 1 ही चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है चैप्टर 1 में ओके और मतलब एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर का मर्ज करके आए। एग्जाम्पल यहां पर ही तो ये कॉन्सेप्ट था, इसके साथ में और शायद ऑडिट का भी दे देवे कोई, और या तो रिव्यू का भी दे देवे, या रिलेटेड सर्विस का दे देवे, कुछ तो दे देवे साथ में, और उसके हिसाब से अपने को आंसर ड्राफ्ट करना होगा। सर आंसर ड्राफ्ट करने का कोई रटने का फॉर्मेट है क्या? मतलब ये फॉर्मेट फिक्स कर लो। मैं आपको बता दूं, आप सीए इंटर में नहीं हो, सीए फाइनल में हो। यहां पर अगर आपने कोई फॉर्मेट फिक्स कर लिया, अगला आइटम कंफर्म है मालिक। फॉर्मेट फिक्स मत करना, बिकॉज ये फॉर्मेट फिक्स किया तो आप गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि आप उसी फॉर्मेट में वर्क करोगे। एंड अल्टीमेटली सीए फाइनल इज नॉट अबाउट दैट फॉर्मेट, सीए फाइनल इज अबाउट कॉन्सेप्ट एंड राइटिंग द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो मैं जब आपको थियरी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहा हूं, तो क्वेश्चन बैंक में आपको क्लियर समझा रहा हूं, देखो डेटा कहां से उठाया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखो, डेटा अपने को लिखते वक्त क्या करना है। तो इन शॉर्ट अभी के लिए पहले क्वेश्चन के बाद ये समझ में आ रहा है, अपने को क्वेश्चन उठाना पड़ता है पूरा, यानी क्वेश्चन वापस रीराइट करना पड़ता है और अपने को आंसर लिखना पड़ता है। तो टेक्निकली मैं इसको ऐसे नाम दे सकता हूं, ओके, फैक्ट ऑफ द केस लिखना चाहिए और प्रोविजन लिखना चाहिए। क्या बोला मैंने? फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है वही लिखना चाहिए। फैक्ट ऑफ द केस लिखना चाहिए। और प्रोविजन मतलब एसक्यूसी 1 का जो आंसर्स का रिलेवेंट आंसर है वो यहां पर डालना चाहिए मालिक। आई होप ये पॉइंट समझ में आया सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, तो यहां पर की कहानी, ये लॉजिक आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी जिधर पॉइंट अपने को डिफाइन होगा तो अपने को ध्यान में रखना है फैक्ट एंड प्रोविजन, फैक्ट एंड प्रोविजन, फैक्ट एंड प्रोविजन। फैक्ट मतलब क्वेश्चन बैंक, और प्रोविजन जितना रिलेवेंट प्रोविजन है उस हिसाब से अपने को आंसर रखना होगा। क्वांटिटी पे मत जाना, क्वांटिटी पे चले गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज क्वांटिटी नेवर ऑलवेज सर्वाइव। सीए फाइनल में तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। पर हाँ, आपको रिलेवेंट कंटेंट लिखना पड़ेगा। आपको जितना कंटेंट रिलेवेंट है उतना तो आपको लिखना पड़ेगा। आप वो रिलेवेंट कंटेंट को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने रिलेवेंट कंटेंट छोड़ दिया तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो थोड़ा सा असिस्टेंस कैसे, ये पॉइंट है। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो 1-2-4 इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर लिखने का तरीका क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मालिक। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? MNP and company, a firm of auditor, is appointed by bank to conduct stock audit, okay, of borrower. It deputes one of its paid chartered accountant employees, Sudhanshu, to conduct above stock audit. Okay, यानी MNP एक फर्म ने okay सुधांशु को बोल दिया तू स्टॉक ऑडिट कर, ठीक है। He leverages it as an opportunity to prevail upon the client to get accounts audited from the firm. यानी उसने ये एज ए अपॉर्चुनिटी देख ली कि भाई ये क्लाइंट अपना फर्म का ऑडिट भी मतलब क्लाइंट ये फर्म में आ सकता है ऑडिट के लिए भी। अभी खाली काई के लिए मंगाया है? ओके, स्टॉक ऑडिट के लिए मंगाया है। हम उसको ऑडिट में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट पूरा कर ले हमारे से। He also assures the client of clean stock audit report without adverse comment as a quid pro quo. कहानी खत्म ना मालिक, कहानी खत्म हो गई। इस लाइन नहीं गए। कहानी खत्म हो गई मालिक, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया था। स्नेह है, ठीक है, देखते हैं। इज अप्रोच ऑफ सुधांशु प्रॉपर एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म? तो पहला पॉइंट मेरे को बताओ, क्या सुधांशु का अप्रोच सही है? क्या सुधांशु का अप्रोच सही है? क्या नहीं, बात खत्म। तो अगर आप देखोगे यहां पर भी ओके, जो कोड ऑफ एथिक्स एंड स्पिरिट, ओके, पुअर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया मालिक। एंड यहां पर ओके, मेन पॉइंट क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, सुधांशु ऐसा क्यों कर पा रहा है? देखो, पहले और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये निकालो। पहले और क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं आपको, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन दोनों इसमें क्या हुआ? अब यहां पर इसने आप बोले कमर्शियल कंसिडरेशन ज्यादा हो गया। देखो, आप गड़बड़ करोगे इस पॉइंट पे ही। जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस समझो। फर्स्ट क्वेश्चन में मैनेजिंग पार्टनर जो लीडर है ना, सीनियर मैनेजमेंट, वो खुद वैसे काम कर रहा है
सेकंड क्वेश्चन में मैनेजिंग पार्टनर को मालूम नहीं है सुधांशु ऐसा कर रहा है, सुधांशु उनका पेड एम्प्लॉई है, तो इधर कमर्शियल कंसिडरेशन इज मोर देन दैट, वो हो ही नहीं सकता। उसका कारण सिंपल है, मैं आपको कारण बता रहा हूं। उसका कारण यह है क्योंकि कितना भी सुधांशु क्लाइंट लेके आएगा, लेकिन टीम से ओके सारे मिलके हो सकता है क्लाइंट मना करे लेने के लिए, तो कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इधर, ये क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या है? ओके तो आप क्वेश्चन पढ़िए। ओके क्वेश्चन में हाउ डज, सबसे पहला पॉइंट, इज द अप्रोच ऑफ सुधांशु प्रॉपर? पहला आंसर तो क्लियर है, सुधांशु का अप्रोच प्रॉपर नहीं है। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म? तो आपको यह समझना है कि फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बराबर नहीं है, यानी हो सकता है फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर होगी लेकिन पॉलिसी प्रोसीजर कम्युनिकेट नहीं हो रही होगी, सुधांशु को मालूम नहीं होगा, सुधांशु के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा होगा। ओके यानी सुधांशु ने पहले भी ऐसा कुछ किया होगा, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा होगा। आई होप अभी समझ में आ रहा है कि दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझा क्या? ओके स्नेहा, आई डू थिंक समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन कैसे डिफरेंस हुए। तो एक में जब अपन लिख रहे थे कमर्शियल कंसिडरेशन के बारे में लिख रहे थे, एक में अपन ये कर रहे हैं ट्रेनिंग, परफेक्ट ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं दिया हुआ। आई होप ये पॉइंट आप ये समझा होगा। तो पहला पॉइंट, अप्रोच ऑफ सुधांशु इज नॉट प्रॉपर, ठीक है मालिक। Such practices blatantly violate code of ethics and its spirits. It reflects poorly upon quality control system of the firm envisaged by SQC1, which requires that quality control policies and procedures should be documented and communicated to firm's personnel. It shows that firm's personnel are not properly sensitized regarding requirement of SQC1. Okay, समझ में कुछ आया? तो टेक्निकली ओके आंसर इधर ने क्लोज कर दिया, लेकिन टेक्निकली इसमें अपन थोड़ा सा और एडिशनल ऐड क्या कर सकते थे, एडिशनल फैक्ट ऑफ द केस लिख सकते हैं। फैक्ट ऑफ द केस इन्होंने नहीं दिया हुआ, फैक्ट ऑफ द केस आप लिख सकते हो, जो ऊपर के केस में फैक्ट ऑफ द केस लिखा था इन्होंने, तो ये अपन आप फैक्ट ऑफ केस लिख सकते हो। इधर इन्होंने मिस किया हुआ है, मतलब ये मिस रखा हुआ है, तो फैक्ट ऑफ द केस अपन डालेंगे कि सुधांशु ने ऐसा ऐसा किया, और फिर अपन लिखेंगे सुधांशु का अप्रोच प्रॉपर नहीं है। तो पहला आंसर तो क्लोज हो गया। दूसरा फिर अपन लिखेंगे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अपन ये कैसे नहीं हो रहा है, तो इसमें अपने को लिखना है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पॉलिसी प्रोसीजर जो है SQC1 के हिसाब से वो बनाई गई होगी लेकिन कम्युनिकेट नहीं की गई होगी, ट्रेन नहीं किया होगा पीपल को, ओके एनविसेज नहीं किया होगा, एंड इसकी वजह से ओके फर्म पर्सनल आर नॉट प्रॉपरली ओके अवेयर, सेंसिटाइज बोलो या अवेयर बोलो, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस समझा? फर्स्ट में अपन ने सीधा का सीधा ये बोला कि कमर्शियल कंसिडरेशन, फर्स्ट में अपन ने क्या किया मालूम है क्या? फर्स्ट में अपन ने सीधा का सीधा इस पॉइंट पे लिखे गए इनको, फर्स्ट में अपन सीधा का सीधा इनको इस पॉइंट पे लिखे गए कि भाई कमर्शियल कंसिडरेशन ही तुमने लगा डाले। लेकिन सेकंड में अपन ये नहीं बोलेंगे, सेकंड में ये नहीं बोलेंगे, सेकंड में बोल ही नहीं सकते ये, ओके सेकंड में बोल ही नहीं सकते। लेकिन सेकंड के कंटेक्स्ट में यूजुअली ओके मोर रिलेवेंट क्या आएगा, ओके फर्म के पॉलिसी प्रोसेस क्या नहीं किए गए, कम्युनिकेट नहीं किए गए। ओके तो कम्युनिकेट नहीं किए गए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके अगर आप देखोगे तो किधर गया ये वाला पॉइंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं किए गया, ये जनरलाइज थिंग है, लेकिन दिस नीड टू बी टेकन केयर एट फर्स्ट पॉइंट शायद, हाँ ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट बेसिक वाला। इंटरनल कल्चर रिकॉग्नाइज किया क्वालिटी ऐसे चला, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी सीईओ की है, लेकिन यहां पर ये कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि एस्टैब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर और वो कम्युनिकेट होना चाहिए, इस कंटेक्स्ट से बेस है, ये नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या नहीं हुआ है, ओके जो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी है वो निभाई होगी, लेकिन उन्होंने पॉलिसी प्रोसीजर कम्युनिकेट नहीं किया सुधांशु को, इसलिए सुधांशु कुछ आड़ा टेढ़ा काम कर पा रहा है मालिक। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। तो आई डू थिंक आपको सेपरेट समझ में आते जा रहा है, तो अपन समझ में आएंगे, तो तीसरे पे चले जाते हैं। CAM is introduced to a prospective client in social function, शादी ब्याह ओके सोशल फंक्शन के अंदर ओके एम को प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। He assures to visit office of CAM very soon. Okay, relation to professional work. During discussion over a cup of coffee next week, it transpires that there is a search by enforcement directorate in his premises. खत्म हो गई। Okay, about a month back. Okay, huge sum of cash. खत्म money laundering. The income tax department has also searched his premises in relation to the bogus capital gain of penny stocks. Laminating poor quality of service provided by his present auditor, he offers appointment. यानी वो माँ कसम देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है साला हमारा पुराना ऑडिटर मतलब वो सर्विस नहीं दे रहा है। He offers appointment as tax auditor of his 5 family owned firm to CAM in lieu of handsome fees. Okay, so what are the factors to be evaluated by CAM if he wants to keep the engagement? I hope मेरे ख्याल से ये आंसर में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ओके मेरे को नहीं लग रहा है इसमें क्लियर आंसर है, क्लियर है इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, और इसके आंसर में इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन यहां पर इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट में आपको चाहिए तो नोट रख लेना, वो इंटीग्रिटी में 7 पॉइंट्स को आप रेफर कर सकते हो।
सर 7 पॉइंट को रेफर कर सकते हो, याद है ना मालिक 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट आप उधर लिख सकते हो, 7 पॉइंट के रेफरेंस दे सकते हो। जैसे अगर आपको याद होगा नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, बिजनेस रेपुटेशन क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट का सीन क्या है। नेक्स्ट 2 पॉइंट वो सीए क्यों चेंज कर रहा है, फीस कम क्यों रख रहा है, या जो भी पॉइंट है उसके अलावा लिमिटेशन स्कोप है क्या, ओके सीए चेंज क्यों कर रहा है, ऑडिटर चेंज क्यों कर रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है क्या। ये 6-7 पॉइंट का आंसर आप यहां पर रेफरेंस में दे सकते हो। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई और मेरे को समझाने की जरूरत है, आई होप ये क्लियर है मालिक, सुनिए भाई तो मालिक। ओके तो मालिक ये होने के बाद आपका चौथा पॉइंट आता है, जीवीएन एसोसिएट्स आर ऑडिटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी इन ए फिनटेक सेक्टर। लिस्टेड कंपनी आ गया मालिक, लिस्टेड कंपनी, क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखना होगा लिस्टेड कंपनी का। द एंगेजमेंट टीम इज स्टक अप विद सम इश्यूज पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर इंडेस एप्लीकेबल टू कंपनी। ठीक है, इंडेस का है पर्टिकुलर इशू, दे हैव फ्रेम्ड ए क्वेरी एंड सेंट टू आईसीआई फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन on the matter. The issue was resolved upon the receipt of expert opinion. Since expert opinion was provided by ICI, engagement team was of the view with that appointment of EQCR has lost its relevance. Do you agree? घंटा। Okay, भाई साहब क्लियर कट है, contentious matter should not be mixed with EQCR. EQCR is separately point. तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, इन्होंने ये छोटे पॉइंट पे, लेकिन याद रखना पहला पॉइंट क्लियरली लिखा है, EQCR is a mandatory requirement. Okay, listed company के लिए expert opinion is issue pertains to the issue of interpretation as a contentious matter. The appointment of reviewer is separate. A mandatory requirement of audit is listed company. समझ में आया? बस इसमें रेफरेंस देना SQC1 का, SQC1 का रेफरेंस दोगे और ये पैराग्राफ लिखोगे। आई होप समझ में आया मालिक। ओके अब यहां पर गलती से भी EQCR क्या चेक करेगा क्या नहीं चेक करेगा, क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसका नहीं है। तो क्वेश्चन पर्टेन्स, जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है ना, उसी पे आप एम्फेसाइज करिए। ओके यानी आपको यही बताना है क्या एंगेजमेंट टीम के हिसाब से EQCR अपना रिलेवेंस लॉस्ट करके है क्या, आप एग्री करते हो कि नहीं, बस इतना ही समझाइए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझाइए। सर बहुत छोटा, ये छोटा आंसर नहीं है, इसके अंदर SQC1 वो रेफरेंस आएगा, मैंने आपको बता दिया है। आप SQC1 लिखोगे और फैक्ट लिखना है, मैं वापस बता रहा हूं, फैक्ट प्रोविजन। ओके लास्ट दोनों इसमें अपने फैक्ट, मतलब आप फैक्ट उड़ते हुए देखोगे, थोड़ा सा वो बजाने पर फैक्ट आपको लिखने का और प्रोविजन। सर फैक्ट कैसे लिखने का, क्वेश्चन को कॉपी करने का, रे फैक्ट लिखने के लिए स्किल सेट डेवलप करने का, क्या फैक्ट डेवलप करना, क्वेश्चन को लिखने का, बस क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्मेट में मत लिखना, मतलब वो लास्ट वाली लाइन में अवॉइड करना, स्टार्टिंग का पूरा 3-4 लाइन लिख देने का उसी पॉइंट में, और उसी पॉइंट में एक लाइन में आपको उसके अपडेट्स लिखने के। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है सबके लिए। RST and company, a firm of chartered accountants, are auditors of listed company engaged in manufacturing of heavy machinery components. The audit report of 2021-22 also included report on matter listed in CARO 2020. While reporting under clause 7A of the said order relating to regulatory of undisputed statutory dues by the company, the auditor have commented that company is generally regular. अगर आपको कारो याद होगा, कारो में मालूम है ना, whether they are regular or not, ये अपने को लिखना है, generally regular in depositing statutory dues to appropriate authorities, is above reporting qualitative in line with requirement of SA 220. तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, ये क्वालिटेटिव नहीं है, ओके ये रिपोर्टिंग क्वांटिटेटिव रहेगी, बिकॉज यहां पर अपने को याद रखना जरूरी है, अपने को ये ऑडिटर का कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो ये रिपोर्टिंग जो अंडर कारो हो रही है, ओके ये SA 220 के कंटेक्स्ट से, अच्छा ये कंटेक्स्ट SA 220 में कैसे आता है, ये कारो के कंटेक्स्ट में आता है मालिक। ओके तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कारो में कंटेक्स्ट में, अच्छा कारो का याद है क्या मालिक, कारो में आपको याद होगा स्टैट्यूटरी ड्यूज ये रेगुलर है क्या डिपॉजिट करने के लिए, ये अपने को चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं जनरली रेगुलर, ओके इसको अपन है ना थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ दो, ये क्वेश्चन चैप्टर 7 में करता हूं, तभी मैं साथ में करवाता हूं, क्योंकि उसके अंदर एक क्वेश्चन और एक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अगर चैप्टर 7 में है तो इसको पेंडिंग रख दो, ये चैप्टर 7 के साथ देखेंगे, इसको पेंडिंग रखो, चैप्टर 7 के साथ अपन इसको डिस्कस करेंगे, ऐसे 700 की सीरीज वाले कॉन्टेक्स्ट में अपन देखेंगे मालिक। तो इसको एक पेंडिंग रखो, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फैक्टर जब समझाऊंगा तो उसके साथ में आपको वो और लिंक हो जाएगा, नहीं तो मेरे को अभी वो समझाना पड़ जाएगा। तो एक इसको क्वेश्चन को इग्नोर रहेगा। थियरी क्वेश्चंस क्या क्या है, ओके वापस एकदम बेसिकली अपन खाली आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं, क्या क्या करना है। PQR associates are statutory auditor of listed company. Those there arise an issue during the course of audit relating to related party transaction. The engagement partner wants to consult in EQCR on this matter during the course of audit process itself. Can he consult with EQCR? मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है
ये वाला आंसर अपन ने लास्ट में डिस्कस किया। क्या EQCR के साथ कंसल्टेशन किया जा सकता है? आंसर इज यू शुड टू अवॉइड। लेकिन अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो एंश्योर करो उसकी ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी टू परफॉर्म द रोल ऑफ EQCR कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। याद रहेगा SQC1 के हिसाब से, तो आपको वही लिखना है SQC1 के हिसाब से। ओके, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, देयरफॉर पार्टिसिपेशन ऑफ एंगेजमेंट और मेकिंग डिसीजन is to be avoided at all cost. However, engagement partner may consult EQCR during the engagement as to not compromise his objectivity and eligibility to perform this role. Okay, आत्मा झेपा। तो अब मेरे को बताओ, ओके, इस केस में क्या वो कर सकता है क्या? तो अगर आप देखोगे, ओके, यहां पर क्या देखना है, he has there is an issue arise with or during the course related to related party transaction. क्या ये वो डिस्कस कर सकता है क्या? ओके, रिलेटेड डिस्कस कर सकता है क्या? नहीं, इसमें है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। प्रॉब्लम ये है, ये थोड़ा सा इंटर का लेवल का नॉलेज लेना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट रिस्क SR वाला कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो अगर आपको याद दिला दूं मैं, ओके, तो आपको 8 मैटर है वो डिस्कस नहीं करने चाहिए। याद है ना आपको 8 मैटर वाले कॉन्टेक्स्ट में, 8 मैटर वाले कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस नहीं करने चाहिए, ये तो याद रहेगा सबको। 8 मैटर जो है इसमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये 8 मैटर में से सेकंड मैटर में आता है। सिग्निफिकेंट रिस्क में याद रखना, सिग्निफिकेंट रिस्क में क्या क्या आता है। सिग्निफिकेंट रिस्क में 6 चीज आती है। फ्रॉड आता है, रिलेटेड पार्टी आता है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब वो इंटर का पॉइंट है, लेकिन ये दिमाग में रखना। फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी आता है, फ्रॉड आता है, रिलेटेड पार्टी आता है, एस्टिमेट्स आता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एंड लॉज एंड रेगुलेशन। ये 6 पॉइंट आते हैं। ये 6 पॉइंट के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क माना जाता है। तो आपका रिलेटेड पार्टी सिग्निफिकेंट रिस्क है, इसलिए इसमें ये मैटर में डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये SR माना जाएगा। आई होप ये समझ में आया। वैसे थियरी में इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है इसका आंसर कैसे रहेगा। आपको बस ये पॉइंट देखना है, जो भी मैटर पूछे वो 8 में बैठने नहीं चाहिए। और 8 में से ना एक SR है, SR में खुद 6 मैटर्स है, अपने 6 मैटर जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो पर इसका आंसर का जनरलाइज है। सर व्हाट इफ अगर मेरे को ऐसे क्लिक नहीं हुआ, ये आंसर कुछ नहीं हुआ, चुपचाप जैसे इन्होंने रखा वैसे आंसर रख देने का, छोड़ देने का, फिर कुछ नहीं बोलने का, बस ये लिख के, मतलब समझ में आया? ये आंसर लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? अपन ने क्या कर दिया? अपन ने ओपन एंडेड स्टेटमेंट रख दिया है। आप देख लो आपको यूज करना कि नहीं। हम अवॉइड करने बोलते हैं, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? बीटा प्राइवेट लिमिटेड हैज अप्रोच्ड अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 6 मैटर एक बार वापस बता दूं। 6 मैटर के 6 मैटर देखिए। सबसे पहला मैटर है फ्रॉड का मैटर, ओके, रिलेटेड पार्टी का मैटर, एस्टिमेट्स का मैटर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एंड और एक होगा लॉज एंड रेगुलेशंस। लॉज एंड रेगुलेशन के चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन, चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन और AFRF समथिंग लाइक दैट। अगर AFRF में चेंज होता है, ये 6 मैटर इज SR। ये SR है, SR सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये 8 मैटर में से सेकंड मैटर में ये 6 मैटर्स होते हैं। ठीक है बंडर? फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, एस्टिमेट्स, कॉम्प्लेक्स, अनयूजुअल, लॉ एंड रेगुलेशन में चेंजेस जब भी हुए, AFRF में चेंजेस हुए, तो मेरे ख्याल से अभी ये ध्यान रखने के लिए हो जाएगा। बीटा प्राइवेट लिमिटेड has approached a firm of chartered accountant to assist them in preparation of financial statement and issue a compilation report in this regard. Compilation report or compilation 4400 4410 याद आया? ठीक है। Does CA firm have responsibility in relation to quality control for above? Answer is yes. SQC1 किसको एप्लीकेबल है? SQC1 एप्लीकेबल है फर्म को, और फर्म कोई भी एंगेजमेंट ले सकता है, वो 4 एंगेजमेंट में से। याद है ना, डे 1 पे बताया था, बात खत्म। ओके, सच काइंड ऑफ सर्विसेज फॉल इन कैटेगरी ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, एसक्यूसीवन इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। बात खत्म। ओके सर, इसका कैसे आंसर लिखने का? फैक्ट लिखने का, उसके बाद बोलने का फर्म प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एंगेजमेंट, फिर चारों एंगेजमेंट का नाम लिखने के, ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ओके, नीड टू कंप्लाई विद SQC1। फिर बाद में लिखने का, ओके, रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूड कंपाइलेशन सर्विसेज, इट का दिस पर्टिकुलर सर्विसेज, कंपाइलेशन सर्विसेज एंड देयरफॉर SQC1 नीड टू बी कंप्लाइड। बात खत्म। आई होप क्लियर। तो मेरे ख्याल से भारत माता की जय। झेपा तो आंसर लिखने का भी तरीका क्लियर है ना? देखो ये थोड़ा अगर आपको एफर्ट्स करना है, आप एक आध बार आंसर लिख के क्लोज कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली मेरे ख्याल से दिमाग में बैठते जा रहा है कैसे क्या आंसर लिखना है। रामानुजन, CA फाइनल स्टूडेंट, ओ माय गॉड, CA फाइनल feels the engagement file in audit engagement should be ready prior to issue of audit report। कैसा चोमिया आदमी है भाई ये। ओके, प्रायर टू डिस्कस, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे और क्यों नहीं पॉसिबल है? जब तक डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते ऑडिट फाइल नहीं बनती, क्योंकि ऑडिट फाइल इज अ कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन तो ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा ना।
इसीलिए कितने दिन है मालिक, असेंबली कितने दिन है, टाइमली बेसिस याद रखने का फॉर एंगेजमेंट्स, ओके, और ऑडिट के लिए नॉट मोर देन 60 डेज। तो आपको याद रखने का, ओके, बाकी सब एंगेजमेंट के लिए टाइमली बेसिस होना चाहिए, लेकिन ऑडिट एंगेजमेंट के लिए 60 डेज होना चाहिए, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कौन सा ऑडिट रिपोर्ट, ओके, याद रखना डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ओके, और डेट ऑफ ग्रुप रिपोर्ट, विच एवर इज लेटर। आई होप क्लियर मालिक, ये आंसर डायरेक्टली आंसर आ जाता है, ये आंसर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मालिक। माय गॉड, कैमरा हैंग हो गया, ओके, हो गया, कैमरा चल रहा था, पता नहीं अचानक ही हैंग हो गया है, बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से क्लियर मालिक, ठीक है। उसके बाद आता है BNEN company are the midst of audit process of listed entity. Okay. During the course of an audit, an issue arise relating to revenues from contracts of supplier in terms of Ind AS 115. माँ कसम, Ind AS 115 तो आज ही दिमाग खराब करता है। The engagement partner took a certain stand. Okay, engagement partner ने कोई stand लिया. However, EQCR recommended otherwise after review. The engagement partner is not willing to accept the recommendation of reviewer. However, how can the stalemate be ended? I don't think so. इसको मेरे को समझाने की जरूरत है। मेरे को बताओ ये कैसे एंड होगा? ओके, जब तक ये मैटर एंड नहीं होता तब तक रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, पहला पॉइंट। और ये मैटर एंड करने के लिए पॉलिसी प्रोसेस होनी चाहिए जो फर्म के होने चाहिए, जिसके अंदर कंसल्टेशन हो सकता है, याद आया। और कंसल्टेशन कैन बी डन विद एन अदर प्रैक्टिशनर और अदर सीए फर्म, और देयर कैन बी डन विद ICI आल्सो, याद आया मालिक। ओके, सो ये वाला आंसर अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट था आपके आंसर के लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए, याद आया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये रहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर है, ठीक है। MB Associates is a partnership firm of chartered accountant which was established 7 years back. 7 साल, वो जिंदगी के 7 साल। The firm is getting a new client and has also been offered a new engagement services with existing client. Oh my God, तोड़ कमा रही है भाई साहब। The firm is concerned about obtaining such information as it considers necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client and acceptance of a new engagement with existing client. Okay, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझा तो देखो वापस पढ़ोगे। The firm is concerned about obtaining such information as it considers necessary for circumstances before accepting engagement with new client and acceptance of new engagement with an existing client. Factors to continue और accept, याद है ना SQC1 का। The firm is looking to work only with selected client to adhere to quality control standards. Guide MBA said about the matters to be considered with integrity of client. मेरे ख्याल से ये 6 पॉइंट क्लियर, 7 पॉइंट क्लियर है। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट में सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मैं कीवर्ड्स पे आंसर बोल रहा हूँ, मैं रिपीट पूरा नहीं कर रहा हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ओके, बिजनेस रेपुटेशन, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, उसके बाद फीस कम रखने के पीछे थे क्या, लिमिटेशन ऑफ स्कोप, ओके, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है क्या, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट और एक था वो क्या था, चेंज इन ऑडिटर, अगर टाइम पीरियड चेंज इन ऑडिटर हुआ तो उसका रीजन क्या है, दैट्स इट। तो ये 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये तो क्लियर है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना इसकी जीवन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आराम से हैंडल हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स द लास्ट पोर्शन ऑफ चैप्टर 1। तो मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर करते वक्त मेरा मतलब, अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ, इस चैप्टर में पहला और दूसरा क्वेश्चन तोड़ रखना था। ओके, EQCR वाले क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखने थे। EQCR वाला क्या क्या करेगा ये आपने को ध्यान रखना है, फ्रॉम क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, EQCR फ्रॉम SA 220 पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। EQCR क्या करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, इजी आंसर है वो, 3-3 लाइन के आंसर है, लेकिन अपने को ध्यान रखने चाहिए। एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, ओके, ये दिया हुआ है, ये आप थोड़ा पढ़ के निकाल सकते हो, ओके, अपन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन नेवरदलेस ये पॉइंट स्ट्रक्चर वाइज ध्यान रखना जरूरी है। मतलब यही अपने लिए जो बजाएंगे मतलब यही क्वेश्चन है जो थियोरेटिकल में भी आ सकते हैं, और जो MCQ है वो थियरी क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके, और उसके अंदर की थियरी अपने को लिखनी पड़ सकती है, दैट्स इट। तो इंटीग्रेटेड का स्टडी मतलब जो अभी तक पढ़ रहे हो वो इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, खाली ये MCQ के बेस पे है मालिक। CA Mrityunjay is a statutory auditor of listed company engaged in providing services relating to tourism sector. He is practicing in a sole proprietorship capacity. The audit of above said listed company was conducted by his proprietary firm and report was issued in 21-22. Sole proprietor है. Subsequently, audit report was selected by NEFRA to oversee the quality of service and compliance with standard. Necessary information was called from auditor towards above objective. It was required of him to produce audit working papers to show that audit was carried out in accordance with standard auditing. Details of audit plan and details of risk assessment procedure carried out to identify SS and RMM, okay, were called.
यानी आपका प्लान मुझे बताइए, आरएमएम कैसे आइडेंटिफाई किया, एसएस कैसे किया वो बताइए. It was also required to show how response to SS risk were designed and implemented and communicated with TCFG. यानी आपने उसके रिस्पॉन्स कैसे तैयार किया और TCFG को कैसे कम्युनिकेट किया वो भी बताइए. Audit working paper sent by him through email included procedures on how some balances in financial statement were verified. Also included in working papers were procedure performed by him relating to verification of inventories, trade receivable and trade payable. यानी उसने कुछ वर्किंग पेपर जो ईमेल के थ्रू भेजे उसके अंदर बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे वेरीफाई किया, उसने वर्किंग पेपर दिए जिसके अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल कैसे वेरीफाई किया. द वर्किंग पेपर सेंड बाय हिम टू द अथॉरिटी डिड नॉट इंक्लूड डिटेल्स ऑन ऑडिट प्लान. यानी ऑडिट प्लान बताया ही नहीं उसने, और मैनर ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नहीं बताया. जो मांगा वो सारा दिया ही नहीं जो मैंने. ऑन बीइंग आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड इट वाज रीजनड, ओके, जब उसको पूछा गया by him that audit was properly planned and required procedures were carried out in relation to material items on test check basis. यानी हमने बराबर प्लानिंग की थी और टेस्ट चेक बेसिस पे जिधर रिस्क ज्यादा उधर हमने टेस्ट चेक बेसिस पे काम किया. वाह 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 वाह, काम किया लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है भाई साहब. It has been further clarified by him to authority that the audit was carried out in accordance with standards and it was practically not feasible for firm of small size to make a detailed audit plan. ओ भाई मेरे को बताओ क्या ऐसे 300 में ऐसा छोड़ा गया है कि छोटी फर्म आई तो उसने काम नहीं करना चाहिए, ऐसा छोड़ा है क्या? नहीं. इट ऑल्सो पुट ऑन रिकॉर्ड विद अथॉरिटी दैट ही हैज असेस्ड आरएमएम टू बी लो बेस्ड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी. ही इज फर्दर रीजन दैट असेसिंग आरए रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. उल्लू बना रहा है वाह कसम. Representation has also been made by him stating that communication as necessary were made orally with TCWG. मां कसम सारा TCWG के साथ भी orally डिस्कस किया. It was pointed out to him that EQCR was not carried out. Okay, EQCR नहीं किया था. He has answered that no condition matter arose during the audit and therefore no need to felt carry out this exercise. अच्छा, EQCR करना कंपल्सन था क्या? EQCR कंपल्सन था क्या? Yes, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसने EQCR नहीं किया. पर वो बोल रहे कंटेंशियस मैटर भी नहीं था इसलिए कुछ किया नहीं. Attention was also drawn to the fact that financial statement of company were required to be prepared on Ind AS basis. However, at some places, notes to accounts reference is made in accounting standard, which are not applicable to company. These errors have been attributed to data feeding errors by junior staff. यानी errors बताया गया है junior staff से error है, ठीक है. ओके तो बहुत ऐसे मोटा मोटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने. ओके और इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया कि भाई जो सीए है वो छोटी फर्म की आड़ में, छोटी फर्म के आड़ के नाम में बहुत सारी चीजें उड़ा रहा है. न प्लानिंग कर रहा है, न डॉक्यूमेंटेशन है, न आरएमएम कैलकुलेट किया होगा. कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं देखी होगी मालिक. It has been contended by auditor that audit was properly planned. He has further stated that it was practically not feasible for small size firm to prepare a detailed audit plan. Which of the following views is most appropriate? और एक चीज नोट करना, ये बहुत मारता है. कौन सर? मोस्ट एप्रोप्रिएट. यानी नीचे दिए गए 4 ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, चारों एप्रोप्रिएट है, लेकिन चारों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है ये जजमेंट होता है. तो जिसने ये एमसीक्यू ड्राफ्ट किया उसके हिसाब से ये जजमेंट क्या होगा ये आपको इंटरप्रिटेशन करना होगा. आप समझे? मोस्ट एप्रोप्रिएट, लीस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट, ओके, लीस्ट, ये इंटरप्रिटेशन इश्यूज है. पर वो मोस्ट को है ना आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से, देखो बिना स्टैंडर्ड फॉलो करके भी तो काम कर सकते हैं अल्टरनेटिव प्रोसेस में. इसीलिए चारों हो सकते हैं लेकिन उसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड के कंप्लायंस में कौन सा होगा वो देखो. ऑडिट वॉज इनफैक्ट प्लान एज एविडेंस बाय ऑडिटर सबमिशन. घंटा ओके का ये प्लानिंग का दिया गया, ये तो है ही नहीं. Although auditor has no record of audit plan, it doesn't affect compliance with SA 220. ओ भाई साहब SA 220 बोलता है प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए. Does not affect, ये भी नहीं होगा. Since auditor has no record of audit plan, it goes to show non-compliance with SA 20. ये ओके लग रहा है. हाँ भाई. Audit was in fact planned as evidence by auditor submission. However, there is an exemption for small CA firm. आई शबाश, खत्म, आंसर सी हो गया. ओके अब मेरे को बताओ बी क्यों नहीं हो सकता था इसमें? बी क्यों नहीं हो सकता था? दो बी भी तो एप्रोप्रिएट हो सकता था. ओके बी भी तो एप्रोप्रिएट हो सकता था लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है? ओके देखिए ये आपको दिख रहा होगा क्वालिटी कंट्रोल, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, तो प्लानिंग किया होगा तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं ऑडिट प्लान का तो ये माना नहीं जाएगा कि भाई ये तो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा 220 का. द ऑडिटर हैज रीजनड दैट RMM has been assessed to the low
based on his understanding of company and its matter of professional judgment. Identify the most appropriate statement from below. Most appropriate, ये chapter में most appropriate ये. Assessing RMM is a matter of professional judgment. It cannot be demanded from him how judgment arrived. माँ कसम घंटा. Although auditor has not submitted the record of how RMM was arrived at, it does not affect compliance with SA 220. नहीं भाई, SA 220 बोलता है सारा का सारा काम सही तरह से होना चाहिए. Since auditor has no record of how RMM was arrived at, it goes short of non-compliance with SA 220. C वाला बात खत्म है. ऊपर वाला दोनों, such query itself is outside the mandate of authority. बक तो C वाला वापस 220 का कंप्लायंस नहीं हुआ. तो प्लानिंग नहीं किया, 220 का कंप्लायंस नहीं किया. ओके, RMM कैलकुलेट नहीं किया, उसका डॉक्यूमेंट नहीं किया, 220 का कंप्लायंस नहीं किया. Considering auditor point of view regarding EQCR, ओके, वो बोल रहा है EQCR, identify the most appropriate. ये तो मेरे ख्याल से सबको आंसर आ जाना चाहिए. EQCR is mandatory in such type of engagement. It was not proper for auditor to bypass such review. He is violated mandatory requirement. बात खत्म. ए आगे देखू भी नहीं मैं. EQCR is optional. बक भी गया. No condition matter others. Therefore, question of EQCR does not arise. बक EQCR dependent on benchmark. Not at all. तो ए वाला आंसर खत्म. Considering auditor's reply regarding errors in data feeding error by junior staff in relation to accounting standards, which of the following statement is not proper? Such are the example of clerical error encountered during preparation of reports. There is no question of non-compliance. Clerical error थोड़ा चलेगा, होना भी नहीं चाहिए. Such are the examples of clerical errors encountered during preparation of reports. There is no effect on auditor opinion and consequently question of non-compliance with does not arise. Such examples are serious lapse showing non-compliance. C is most appropriate. Such examples are serious lapse on part of auditor. However, there is not related to compliance with SA 220. भाई क्लेरिकल एरर हुआ मतलब डॉक्यूमेंटेशन इशू आया, डॉक्यूमेंटेशन इशू आया मतलब 220 का कंप्लायंस में आ जाता मालिक. On your overall reading of the case study, which of the following statement appears to be true? My life is true, भाई. The firm has effective system of quality control described in SQC1. Audit engagement has been performed in accordance with SA 220. But the firm does not have effective system of quality control SQC1. Audit engagement not performed in accordance with SA. ये हो सकता है. SQC1 is not applicable in this case. Audit engagement नहीं बे. SQC1 is not applicable. खत्म. B वाला पॉइंट. तो आई होप ये चैप्टर 1 का कंटेक्स्ट अपने को समझ में आया होगा, चैप्टर 1 के लॉजिक से समझा होगा. मेनली चैप्टर 1 के इसमें अपन ने शुरुआत की है जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कैसे आंसर लिखना है और कैसे डिफरेंशिएट करना है. ओके, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ओके अपने को चीजें और बेटर होती जाएगी, समझ में आती जाएगी मालिक, समझ में आती जाएगी. मतलब अपने को ये कम, अगर आप देखोगे तो टेक्निकली हम लोग अभी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, कैपेबिलिटी इंप्रूवाइज कर रहे हैं. कंपिटेंसी तो आ गई है, टेक्निकल नॉलेज तो आ चुका है हमारे पास, अब नॉलेज आ चुका है, आंसर्स आ चुके हैं, बस अभी अपन कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं. ओके, टेक्निकली अगर आपने को रिवीजन अच्छे से करना है, मतलब जो भी करना है, तो रिवीजन लेक्चर जो स्टार्टिंग का 20 मिनट का हुआ है, 20-25 मिनट का, उसको बार बार रटते जाइए. अगर इसमें किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही होगी, ओके, यानी ये पढ़ने के बाद भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, अगर स्टार्टिंग का 20 मिनट के बाद लग रहा है नहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो भाई ओके TRB बुक के बेस पे, टोल रिवीजन बुक के बेस पे मैंने पूरा डिटेल रिवीजन ओके, यानी वो आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है जो 40 घंटे वाला है, जिसके अंदर 1.5 घंटा मैंने वो चैप्टर को दिया, 1.5 घंटा ये चैप्टर को दिया हुआ है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो. तो आप देखिए आपकी चॉइस क्या है, आपको कैसे क्या प्रॉब्लम है. तो अगर आपको खाली रटना है तो स्टार्टिंग वाला सेशन जो किया है 20 मिनट का, 20-25 मिनट का, वो कर लीजिए. कॉन्सेप्ट चाहिए तो यूट्यूब पे ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोडेड है, 40 घंटे के, 7-7 घंटे के एक लेक्चर है, वो आप गो थ्रू कर सकते हो. ओके, और टेक्निकली बात खत्म है. तोड़ मालिक. ओके, आई होप ये चीजें क्लियर है. तो हस्ता ला विस्ता, भारत माता की जय मालिक. तोड़ मालिक.